मेरी शादी एक बहुत ही अमीर शख्स से हुई थी। मेरे शौहर का बहुत बड़ा कारोबार था। ससुराल में हर तरफ पैसा ही पैसा था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं एक बहुत गरीब घर से थी। जिंदगी में पहली दफा इतनी दौलत देखी। मगर शादी के 10 दिन बाद एक गाड़ी मुझे घर से जबरदस्ती उठा कर ले गई। मैं चीखती चिल्लाती रही लेकिन ससुराल वालों ने एक नहीं सुनी क्योंकि वो आजकल बड़े अजीबोगरीब वाकयात मेरे साथ हो रहे थे। एक दिन मेरे शौहर रात को घर नहीं आए थे। मैं सोई हुई थी जब मुझे महसूस हुआ मेरे कमरे में कोई है। मैं उठी और लाइट जलाई तो मैंने कमरे की खिड़की खुली देखकर फौरन उठकर मैं वहां तक गई तो देखा वहां कोई नहीं था। मैंने वापस खिड़की बंद की और सोने के लिए बेड पर जाने ही लगी थी जब कमरे का दरवाजा खुला हुआ मिला। कमरे से बाहर जाकर देखा तो घर के लॉन्च की लाइट जल रही थी। मैं ये देखकर डर गई क्योंकि मैं तमाम लाइट्स बंद करके फिर कमरे में गई थी, पर सोचा शायद आज मैंने बंद ना की हो। मैं उनको बंद करके वापस कमरे में आके सो गई। सुबह आंख खोली तो देखा मेरे शौहर भी सो रहे थे। न जाने वो कब आए थे, किस वक्त आए थे, मुझे मालूम ही नहीं हुआ क्योंकि मेरे शौहर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो अक्सर रात को देर से घर वापस आते थे, कभी कभी तो घर ही नहीं आते थे। मैं इनसे पूछती तो वो काम की मसरूफियात का बहाना बनाकर टाल देते हैं। फिर मैंने पूछना ही छोड़ दिया। सोचा कि बिजनेसमैन है, मसरूफियात होंगी। फिर कुछ दिन से रनुमा होने वाले वाकयात ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी थी। उस दिन मैंने मशीन लगाकर कपड़े धोए थे और उनको बालकनी में जाकर सुखा रही थी जब ऊपर वाले फ्लोर से एक दुपट्टा आ गिरा जो सीधा मेरी बालकनी में गिरा था। मैंने इस दुपट्टे को उठाया, वो लाल रंग का दुपट्टा था। मैं समझ गई ये ऊपर वालों के घर की तरफ से है, इसलिए दुपट्टा लेकर उनके घर चली गई। दरवाजे पर बेल दी तो एक मर्द ने दरवाजा खोला और मुझे घूरने लगा जैसे मेरा आना उसको पसंद ना आया हो। उसने जब आने का मकसद पूछा तो मैंने कहा ये दुपट्टा आपके घर से मेरी बालकनी में गिरा है, ये देने आई हूँ। तो उसने रूखा सा जवाब दिया, ये हमारा दुपट्टा नहीं है, गलत फहमी हुई है आपको। वो देखने में कुछ अजीब लग रहा था और जवाब देकर वो दरवाजा बंद कर रहा था। जब मैंने बदहवासी में उनको बुलाया कि मेरी बात तो सुने, ये आप ही के घर से गिरा है या आप अपनी बीवी को बुला दें, उनको मालूम होगा या उन्हीं का होगा। मेरे कहने पर वो शख्स मुझे घूरने लगा। उसी वक्त दरवाजे पर एक औरत आई। उसने बड़ी खुश दिली से पूछा कि आप कौन हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि आपके नीचे वाले फ्लैट में रहती हूँ। ये आपका दुपट्टा मेरे यहाँ गिर गया था। पर हैरत की बात कि उसने मना कर दिया कि ये उसका दुपट्टा नहीं और ना ही इसके घर में कोई ऐसा दुपट्टा है, जबकि मैं यकीनन कह सकती थी कि ये इन्हीं के घर से आया था। पर इन्होंने जब साफ इनकार कर दिया तो मैं वापस अपने घर आ गई और उस दुपट्टे को अपनी अलमारी में रख दिया। अगले दिन जब मेरे शौहर काम पर गए, मेरे घर में काम वाली आई थी। वो बहुत अच्छी थी और मेरे भरोसेमंद थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि मुझे मार्केट में कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। तो उसने मुझे मुतमईन किया और यूं मैं बाहर आ गई। इत्तेफाक से लाइट भी चली गई तो मुझे लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से उतरना पड़ा। जब मैं सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई तो पार्किंग की तरफ बढ़ गई जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी को देखते ही मुझे याद आया कि मैं तो चाबी लाना ही भूल गई। सोचा वापस कैसे जाऊं, लाइट भी नहीं है तो सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। इसका हल ये सोचा कि नुकरानी को फोन कर देती हूँ। उसको फोन किया और कहा गाड़ी की चाबी मेरे कमरे से उठाकर बालकनी से नीचे फेंको, मैं कैच कर लूंगी। इसके हाँ कहने पर मैं फोन रखकर इसका इंतजार करने लगी। जब उसने मुझे ऊपर से आवाज दी, इसकी आवाज सुनकर मैंने ऊपर देखा तो उसने गाड़ी की चाबी मेरे सामने की ओर इशारे से कैच करने का कहा। उसने जैसे ही चाबी फेंकी, मैं ऊपर ही देख रही थी जब मेरे घर के ऊपर वाले फ्लैट की बालकनी से कुछ उड़कर बाहर आया और वो सीधा मेरे कदमों में गिर गया। पर ये क्या, वो तो वही दुपट्टा था जो कल भी था, पर वो तो मैंने अपनी अलमारी में रखा था, तो फिर ये कैसे गिर गया। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो दुपट्टा उठाए वापस अपने घर की तरफ चली आई। मुझे यूं आता देखकर काम वाली हैरान हो गई, पर उसने कहा कि किसका काम हो गया है तो वो चली जाए। मैंने बदहवासी में कहा हाँ जाओ और अपने कमरे में आ गई। जब दुपट्टा खोला और वहाँ दुपट्टा ढूंढना चाहा तो मेरे होश उड़ गए। जब वहां से दुपट्टे को आई पाया, मैंने अब तो आंखों से देखा था कि ये दुपट्टा ऊपर वालों के घर से ही गिरा था, इसलिए इनको देने चली गई। सोचा आज दे ही आऊंगी, पर हैरत की इंतहा हुई जब आज भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि दुपट्टा उनका नहीं है। पर मैंने अपनी आंखों से इनके घर से ये दुपट्टा गिरते देखा था, इसलिए मैं जिद करने लगी कि ये आप लोगों का ही है। इतने में मेरे शौहर भी वहां आ गए और मुझे इन्हें देखकर हैरत हुई कि वो तो अक्सर रात को भी देर से आते थे, तो आज दिन में कैसे आ गए। मुझे इनके साथ बहस करते देखकर मेरे शौहर ने मामला पूछा तो मेरे बताने से पहले ही उन लोगों ने इन्हें बता दिया। इनकी बात सुनकर मेरे शौहर ने मुझे देखा तो मैंने इन्हें यकीन दिलाना चाहा कि मैंने इनके घर से ही इस दुपट्टे को गिरते हुए देखा है और फिर कल का वाकया भी उनको बता दिया और फिर ये भी बताया कि
कैसे मैंने इस दुपट्टे को पहले अपनी अलमारी में रखा था और वो वहाँ नहीं था बल्कि इनके घर से गिरा था, तो वो लोग मुझे देखने लगे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मेरे शौहर मुझे समझाकर घर वापस ले आए और इनसे माफी भी मांगी कि मेरी बीवी को गलत फहमी हो गई है, लेकिन मुझे तो गलत फहमी नहीं हुई थी। इनसे मैं सच कह रही थी, फिर वो क्यों मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। घर आकर भी मेरे शौहर ने मुझे डांटा कि मुझे क्या जरूरत थी इनसे बहस करने की। मैं चुप हो गई और इस दुपट्टे को वापस अपनी अलमारी में रख दिया। हम पहले एक बंगले में रहते थे जो मेरे शौहर का था और मैं शादी करके वहाँ गई थी। मेरा नाम सोबिया था जबकि मेरे शौहर का नाम आरिफ था। हमारी शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी। घर में भी कौन था, इनकी एक ही बहन थी जिसकी बदौलत ये रिश्ता हुआ था। हम भी पहले इसी शहर में रहते थे, फिर अचानक मेरे शौहर ने शादी के कुछ महीने बाद वो घर बेच दिया और मुझे दूसरे शहर ले आए, ये कह करके अब हम यहाँ रहेंगे। मैंने अपना सारा बिजनेस इसी शहर में सेट कर दिया है। यहाँ पे उन्होंने बंगला ही खरीदा था हमारे लिए। मुझे तो कोई एतराज नहीं था, पर वो बंगला जरा सुनसान इलाके में था जहाँ कम आबादी थी। ऊपर से मैं होती भी तो अकेली थी। मेरे शौहर तो सुबह ऑफिस चले जाते, रात को आते। इस वजह से एक दिन मैं अचानक घर में डर गई और इतना डरी कि बाकायदा मैंने अपनी आंखों से अपने बंगले में मौजूदा एक शख्स को देखा जो बिल्कुल सयाह था। मालूम ही नहीं हो रहा था कि इसका चेहरा कहाँ है, इसके हाथ पांव बिल्कुल सियाह थे। मैं खौफजदा थी। उसको देखकर अगले दिन शौहर को बताया तो उसने घर तब्दील कर दिया। मैंने कहा कि कोई फ्लैट नुमा घर ले लें जहाँ आबादी हो। फिर मेरे कहने पर उन्होंने वापस अपने शहर चलने का कहा और मैंने हैरानी जाहिर की इस बात पर कि अभी तो आए हैं और आपने अपना बिजनेस भी यहाँ सेट किया हुआ है, मुश्किल होगी आपको। पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और कहा कि उनको कोई मसला नहीं और यूं वापस हम अपने शहर आ गए और एक अच्छे अपार्टमेंट में फ्लैट ले लिया जहाँ हम अभी रह रहे थे। हमें यहाँ रहते हुए 5 महीने हो गए थे। शुरू के 4 महीने सुकून से गुजर गए थे, पर ये 5वां महीना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। रोज कोई ना कोई मेरे साथ ऐसा वाकया पेश आ जाता था कि मैं सोचने पर मजबूर हो जाती कि ऐसा क्यों है। अभी दुपट्टे वाले वाकये को कुछ ही दिन गुजरे थे जब एक रोज रनुमा होने वाली सूरत हाल ने मेरी कदमों से जमीन छीन ली थी। हुआ कुछ यूं था कि हमेशा की तरह उस वक्त भी मैं अकेली थी, घर में बोर हो रही थी, इसलिए मैं टीवी चलाकर बैठ गई। मैं टीवी देखने में इंतहाई गर्क थी। जब दरवाजे पर बेल हुई तो मैं चौंक गई। फिर उठकर जाके देखा तो एक लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर नरम मुस्कुराहट थी। वो कहती है, मैं आपके पड़ोस से हूँ। इस सामने वाले घर से मेरे शौहर ने भी मना किया हुआ था कि किसी से राब्ता बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। बस मैंने इनके कहने के बाद कभी किसी पड़ोसी से बात नहीं बढ़ाई थी और इनको शिकायत का मौका नहीं दिया था। वैसे भी वो मेरे शौहर थे, अच्छा बुरा समझते थे। अगर इन्होंने मुझे मना किया था तो किसी ख्याल के तहत ही किया होगा और मुझ पर तो इनकी बात मानना फर्ज था, इसलिए हमेशा वो जो भी कहते थे मैं मानती थी, इनके हिसाब से रहती थी। मैं इस लड़की के जाने के बाद दरवाजा बंद करके वापस आ गई और मीठा फ्रिज में रख दिया कि फिलहाल मूड नहीं था और इनके बर्तन भी मेरे यहाँ रह गए। मैंने ये मीठा रात के खाने के बाद खाया था और जाकर सो गई थी। मेरे शौहर हमेशा की तरह आज भी शायद देर से आने वाले थे। इनकी इस रूटीन से मैं बहुत परेशान थी। हमेशा से शिकवा भी करती, पर वो कहते कि अब मसरूफियात हैं, उनको छोड़ तो नहीं सकता, काम तो हर हाल में करना है। इनकी बात से मैं 100 बार मुत्तफिक थी, पर काम का भी वक्त होता है, लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आ रही थी। पता नहीं ऐसा कौन सा काम था इनको जो हर वक्त खत्म नहीं होता था। हालांकि इनके मुलाजिम तो होते थे, तो क्या वो काम नहीं करते थे? इस बारे में अक्सर मैं सोचती थी, लेकिन जब कुछ समझ नहीं आता था तो छोड़ देती थी। इसी सोच विचार में मैं कब सो गई मुझे मालूम नहीं हुआ और कब मेरे शौहर आए ये भी अंदाजा नहीं हुआ। सुबह मैंने किचन में पड़ोस वाली के बर्तन देखे तो याद आया कल को उनको देना भूल गई थी, तो सोचा अभी दे आती हूँ। इसलिए जब जाने लगी तो शौहर ने पूछा, कहाँ जा रही हो? मैंने बताया कि ये बर्तन कल पड़ोस वालों के रह गए थे, वो मुझे मीठा दे कर गई थी, तो वही वापस करने जा रही हूँ। उन्होंने हाँ में सर हिलाकर इजाजत दे दी। बर्तन लेकर मैं पड़ोसियों के दरवाजे पर गई। वहाँ एक अधीर उम्र की औरत ने दरवाजा खोला तो मैंने शुक्रिया के साथ बर्तन इनकी तरफ बढ़ाए, लेकिन उन्होंने हैरत से मुझे देखा और जो बात उन्होंने कही इस बात ने मुझे हिला दिया। उन्होंने कहा कि ये बर्तन इनके नहीं है और ना ही इन्होंने मेरे पास कोई मीठा भेजा था। मैंने खुद को संभाल कर कहा कि एक लड़की यहाँ से आई थी, वो मुझे देकर गई थी, पर उन्होंने कहा कि हमने मीठा कल बनाया ही नहीं था, तो भेजेंगे कहाँ? मेरा दिमाग घूमने लगा इनकी बात पर कि ये मेरे साथ हो क्या रहा था। मैंने इनसे कहा कि आप इस लड़की को बुलाएं जो आपके साथ रहती है, तो उन्होंने किसी को आवाज दी। फिर थोड़ी देर बाद कल वाली लड़की मेरे सामने आई और इस अधीर उम्र औरत ने कहा कि ये मेरी बेटी है, इस घर में बस हम ही रहते हैं। मैंने इस लड़की को देखकर शुक्र किया कि अब मैं अपनी बात साबित कर सकती हूँ, पर वो
वो भी सिरे से मुकर गई। उसने कहा कि वो मुझे जानती ही नहीं और ना ही कल वो मेरे पास आई थी। वो तो आज ही अपने हॉस्टल से छुट्टी लेकर आई है, कल वो यहाँ थी ही नहीं। इसकी बात पर मेरा सर चकरा गया और समझ ना आया क्या कहूँ। अपने चकराते सर को थाम कर मैं घर आ गई। मुझे यूँ देखकर मेरे शौहर मेरे पास आए और हैरत से मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। मैंने इनको तसल्ली दी कि ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, पर वो मुतमईन नहीं हो रहे थे तो मैंने सारा माजरा उनको कहा सुनाया। तो उन्होंने फिर मेरी बात को वहम करार दिया, लेकिन ये मेरा वहम नहीं था। हर बार वहम तो नहीं हो सकता था, न जाने क्या चक्कर था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और तो और मेरा शौहर भी मेरी बात नहीं मान रहा था, उसको वहम समझ रहा था। तो अब मैं किसको ये बात बताऊं। मुझे याद आया मेरी ननद बहुत अच्छी थी, अगर मैं उसको ये सारी बात बताती तो शायद वो कोई हल निकालती या मेरे शौहर को भी समझाती। बस यही सोचकर शौहर के काम पर जाने का इंतजार किया। जब वो चले गए तो फौरन अपना फोन उठाकर उनको कॉल मिलाई, लेकिन आगे से फोन बंद जा रहा था। मैं इस तरफ से भी परेशान हो गई थी कि अब उनकी तरफ क्या हो गया था। मेरी जो ननद थी उनके भी बच्चे थे और इंतहाई मसरूफ खातून थी। मैं अक्सर इनके घर गई होती तो मुझे मिलती ही नहीं थी, कहीं ना कहीं गई हुई होती। शौहर से पूछती तो कहते थे कि वो सोशल वर्कर हैं, वो तो घर में कम होती है और इनके बच्चे भी स्कूल कॉलेज गए हुए होते थे। नीस ये कि इनके घर पर ताला लगा होता था, जिसकी वजह से मैं मायूस होकर लौट आती थी। और आज तो उनका नंबर भी बंद था। अपने भाई की तरह लगता है वो भी रात को घर लौटती हूँ। शायद काम की वजह से जब से मैं अपने शहर वापस आई थी इनसे मिल ही ना सकी थी और ना ही बात हुई थी। मेरे शौहर आज जल्दी घर लौट आए थे तो मैंने इनसे नंद का जिक्र किया तो उन्होंने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, कहा मालूम नहीं। और मैं सोचती रह गई भला उनको कैसे मालूम ना होगा, वो तो भाई हैं इनके। खैर मैंने इस बात को भी छोड़ दिया कि अगर इनसे ज्यादा इस बात के बारे में पूछूंगी तो लड़ना पड़े मुझसे। जबकि दिन ब दिन ऐसा कोई ना कोई वाकया हो रहा था। अब तो मेरे साथ रात को भी वाकयात होने लगे थे। ये कि कोई मेरे सोने के बाद घर में आता था, न जाने कौन था। घर चेक किया तो घर में सारा सामान महफूज था, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। फिर रात को कौन आया था घर में वो भी घुस कर, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तकरीबन मैं पागल होने की हद तक थी। इन अजीबोगरीब वाकयात रुनुमा होने की वजह से जिनकी समझ मुझे नहीं थी। अब तो मेरे पड़ोसी मुझे देखते ही अपने घर के दरवाजे बंद कर देते थे, जैसे मैंने इनके घर में चोरी की हो। कल भी मैं मार्केट को सामान लेने गई थी। जब घर आ रही थी तो पड़ोस में 2 फ्लैट के दरवाजे खुले हुए थे और दोनों ही अधीर उम्र औरतें खड़ी थी। वो दोनों आपस में बातें करती बड़ी खुश गुफ्तार लग रही थी, लेकिन जैसे ही इनकी नजर मुझ पर पड़ी तो मैंने सलाम कर दिया। लेकिन वो दोनों मुझे देखकर नागवारी से अपने फ्लैट के दरवाजे बंद करके गायब हो गई। मैं इस बात पर कई दिन उदास और सोचों में गुम रही कि मुझे देखकर आखिर वो क्यों मेरे सलाम का जवाब दिए बिना नागवारी से अंदर चली गई। मैंने क्या बिगाड़ा था उनका, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा था। मेरे शौहर मेरे लिए डॉक्टर को भी घर ला चुके थे जो मेरा चेकअप करके गए थे। इन सब से तंग आकर मैं एक दिन अपनी अम्मी के घर चली गई। मेरा इरादा कुछ दिन ठहरने का था। अपने शौहर से इजाजत ली तो उन्होंने खुशी खुशी इजाजत दे दी थी, इसलिए यहाँ आकर बेफिक्र हो गई कि कुछ दिन है रहने वाले। मेरे घर में मेरे माँ बाप और 3 भाई जो कि शादीशुदा थे और एक छोटी बहन रहती थी। अपनी छोटी बहन से मुझे बहुत मोहब्बत थी। मैंने छोटी बहन को अपने हाथों से पाल कर बड़ा किया था, उसे खिलाया पिलाया था, तो इसलिए वो मुझे ज्यादा अजीज थी। यहाँ मैं जब भी रह रही थी तो सुकून सा था। एक रोज मैं अपनी एक पड़ोसन आंटी के साथ बात कर रही थी जब अजरा जो हमारे बाजू वाले घर में रहती थी मेरे पास आई। ले आज मैंने बिरयानी बनाई है, तुझे पसंद थी तो देने आई हूँ, सोचा तू भी खा ले। बिरयानी का नाम सुनकर मैं खुश हो गई और खुशी खुशी से प्लेट ली और अपने घर चली आई। चुपचाप सहन में बैठकर वो खाई और अपने कमरे में चली गई। जब रात के खाने पर अम्मी ने मुझसे पूछा कि ये बर्तन किसके हैं तो मुझे याद आया कि ये अजरा ने दिए थे। यूं अम्मा को अजरा का बताया तो अम्मा ने कहा वो दे आएंगी बर्तन, और फिर अम्मा बर्तन लिए वहां से चली गई। जब अम्मा घर वापस आई तो वो काफी गुस्से में थी। मेरे पूछने पर जो उन्होंने बात कही उसने मेरे ऊपर आसमान गिरा दिया। अजरा ने कहा आज उसने बिरयानी बनाई नहीं थी तो तुम्हें वो कैसे देती, और ये बर्तन उसके नहीं क्योंकि उसने कोई बिरयानी तुम्हें नहीं दी। अम्मा की इस बात से मुझे हैरत हुई। फौरन मैं पड़ोस वाली आंटी के पास गई। वो तो तब मौजूद थी जब अजरा ने बिरयानी दी थी, पर यहाँ भी मेरे होश उड़ा दिए गए जब उस आंटी ने इनकार कर दिया कि अजरा तो आई ही नहीं थी, तुम भूखा कहकर अंदर चली गई थी। इनकी बात पर मैंने अपने जहन पर जोर दिया। मुझे कहीं से भी ये याद नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा कहा हो। मैंने लाख यकीन दिलाया घर वालों को, पर वो मुझे पागल कह रहे थे। मैंने इनको अपने घर में होने वाले वाकयात भी बता दिए ताकि वो यकीन करे, पर अम्मा ने उल्टा मुझे समझाना शुरू कर दिया कि अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा, ये पागलों जैसी हरकतें
कर रही हो, कल को शौहर भी घर से निकाल देगा। ये कहकर मैं इनकी बात पर इन्हें देखती रह गई कि वो मुझ पर यकीन करने के बजाय मुझे गलत कह रही थी। ऐसा क्यों था? कोई मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहा था कि मेरे साथ ऐसे अजीबो वाकयात हो रहे हैं? कोई भी मेरी बात पे यकीन करने पर तैयार नहीं था, इसलिए क्या करती कुछ मालूम नहीं था। बामुश्किल रात मैंने गुजारी, यहाँ सुकून से सोई थी मैं, वरना अपने घर रात को भी धड़का लगा रहता था किसी के आने का। यहाँ बेफिक्री से मैं सोई हुई थी। मैं जैसे ही नींद से उठी तो अम्मी कमरे में आई और मुझसे मेरी तबीयत पूछने लगी। मैंने कहा ठीक हूँ, पर उन्होंने किसी डॉक्टर को बुलाया था मेरे लिए, जिससे मेरा चेकअप करवाना था। मैं चुपचाप इस पर राजी हो गई और यूं डॉक्टर मेरा चेकअप करके चले गए। मुझे अंदाजा था कि यहाँ आने के बाद अचानक किसी वजह से मैं अगले दिन ही घर वापस आ जाऊंगी, पर मैं वापस अपने घर आ गई थी किसी काम की वजह से। मैं जैसे ही अपने घर में पहुंची, वहां का मंजर देखकर मुझे अपने पांव बेजान होते महसूस हुए। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा कर दी हो। मेरा बदन कांपने लगा। सामने ही सोफे पर मुस्कुराता हुआ मेरा शौहर बैठा था, जिसने शायद मुझे अभी देखा नहीं था, और मैं अपने घर का माहौल देखकर खौफ से वहशतज़दा हो गई थी। पूरा कमरा हथियारों से भरा पड़ा था और मेरे शौहर के भी हाथ में एक बड़ा हथियार मौजूद था और वो अपने साथ बैठे शख्स से महज गुफ्तगू थे। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जब मैंने उन्हें आवाज दी तो मुझे वहां देखकर हैरान हो गए और मुझसे इतनी जल्दी घर वापस आ जाने की वजह पूछ रहे थे। मैंने अफसोस भरी नजर उन पर डाली और अपनी बात पूछी कि ये सब यहाँ क्या हो रहा है, पर उन्होंने कहा कि तुम दूसरे कमरे में चली जाओ। लेकिन मैं उस वक्त गुस्से में थी, वहीं खड़ी रही और इनसे बार बार सवाल करती रही। जब आखिरकार उन्होंने चीख कर जवाब दिया कि यहाँ इनकी एक अहम डील हो रही थी इस शख्स के साथ जिससे वो बातें कर रहे थे। मैं नासमझी से उनको देखने लगी कि वो इनसे क्या डील कर रहे थे। जब उन्होंने कहा कि वो हथियारों की डील इनसे कर रहे थे, मेरे शौहर एक गैंगस्टर थे और गैर कानूनी कामों में मुलविस थे। ये इनका बिजनेस था जो वो दिन रात करते थे, जिस वजह से अक्सर घर देर से आते थे। ये बात मुझे मालूम हुई थी। हम तो बड़ा शरीफ समझते थे इनकी फैमिली को, पर ये क्या मैं समझी इन्होंने मुझे धोखा दिया है। मैंने कहा फिर जो मेरे साथ आजकल अजीबो गरीब वाकयात हो रहे हैं उनमें भी आपका ही हाथ होगा? तो मुस्कुराए और हाँ में सर हिलाया, यूं मानो मेरे ऊपर छत आ गिरी हो। इनसे पूछा कि क्यों, आखिर मेरे साथ ऐसा करने का क्या मकसद था? उनको इससे क्या हासिल होता? अच्छा, वो कहने लगे कि तुम्हारे साथ दुपट्टे वाला वाकया हुआ वो मैंने करवाया था। इस घर से दुपट्टा गिरता जरूर था, पर ये सिर्फ तुम्हारी नजर में दिखाने के लिए, ताकि तुम इनसे लड़ो कि ये इन्हीं का दुपट्टा है, पर वो इनका नहीं था। ये तो मेरे प्लान का हिस्सा था। अगले दिन काम वाली ने ही वो दुपट्टा निकाल कर तुम्हारे सामने जाहिर किया कि आज फिर पड़ोस वालों के घर से गिरा था ये, और तुमने काम मजीद आसान कर दिया कि तुम पड़ोस वालों से जिद करने लगी इस बात पर, जबकि वो बिल्कुल अनजान थे। वो वही समझे जो मैंने चाहा था, यानी कि तुम पागल हो। अगले दिन मैंने नाटक करके इनसे तुम्हारी तरफ से माफी भी मांगी और इनके शक पर मोहर भी लगा दी कि तुम पागल हो, कभी कभी किसी भी वक्त ऐसी हरकतें करने लग जाती हो, इसलिए तुम्हारी इस हरकत की वजह से बहुत घर तब्दील किए हैं। फिर मीठे वाला वाकया, इस लड़की को कुछ पैसे देकर इसके घर वालों से छुपकर तुम्हारे पास मीठा देने भेजा और अगले दिन तुम इनके घर भी पहुंच गई खाली बर्तन लेकर। इसकी माँ को इस बात का मालूम नहीं था, यूं वो तुम्हें गलत समझने लगी। ऊपर से इस लड़की ने मेरे कहने पर तुम्हें पहचाने से ही इनकार कर दिया। यूं तुम इनकी नजर में भी पागल बन गई कि जब चाहे जो चाहे तुम अपने पागलपन में बोल सकती हो, इल्जाम लगा सकती हो। फिर तुम घर में कुछ खौफजदा करना भी था, ताकि तुम्हारे अगले दिन जब डॉक्टर चेकअप करे तो उसको तुम खौफजदा मिलो, तो वो और आसानी से मेरी बताई हुई बात पर यकीन करके मुझे रिपोर्ट बना कर दे, जिनमें लिखा हुआ होगा कि तुम पागल हो। ऐसी पागल जो कभी भी किसी भी वक्त जो मुंह में आए बोल सकती हो, क्योंकि तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं। यूं कुछ पैसे देकर तुम्हें तुम्हारे घर वालों के सामने भी पागल साबित कर दिया, और मैंने ये सब इसलिए किया ताकि कल को तुम मेरी बीवी हो, मेरा सच जान लो और पुलिस को बताओगी तो मेरे पास ये सबूत होगा कि मेरी बीवी पागल है। उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, किसी भी वक्त कुछ भी बोल देती है, और फिर पुलिस तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करती, और फिर मुस्तकबिल में पुलिस तुम्हारी बात पर यकीन ना करती। मुझे इससे बहुत फायदा होने वाला था, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम मुझ पर शक करने लगी हो और अनकरीब मेरा सच भी जान लोगी। अब सारे अपार्टमेंट में लोग तुम्हें पागल समझते हैं। मैं इनकी बात से खाली खाली नजरों से इन्हें देखती रही। मजीद बातें भी सुनने को मिली कि जब उन्होंने पहली बार घर छोड़ा था तो तब पुलिस को इनके ठिकाने का मालूम हो गया था। वो इसलिए मुझे लेकर वो दूसरे शहर आ गए थे, पर वहां भी मालूम हो गया था पुलिस को, तो इसलिए मुझे डराने का ड्रामा इन्होंने किया ताकि आसानी वापिस अपने उसी शहर वो आ सके और बच्चा मेरा डर बने, ताकि कोई पूछे तो बता सके। और तो और इनकी कोई बहन भी नहीं थी। पैसे देकर एक औरत को वो अपनी बहन बनाकर रिश्ते के लिए हमारे घर लेकर आए थे, क्योंकि इन्होंने मुझे पता नहीं कहाँ देखा तो दिल दे बैठे और मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद थे। तभी मैं कहूँ कि शादी के बाद
बाद मैं नंद से मिल क्यों नहीं सकी। वो तो अपना काम करके पैसे लेकर अपने घर को चली गई थी और मैं अंधेरे में थी कि वो सोशल वर्कर है, इसलिए मसरूफ रहती है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए वापस अपने घर आ गई और सब सच घर वालों को बताया और शौहर से तलाक लेनी चाहिए कि मैं किसी गुंडे के साथ नहीं रह सकती और वो तलाक मुझे नहीं दे रहा था और मुसलसल मुझे इनकी तरफ से धमकियां मिल रही थी। मैं अपनी माँ के घर थी, वो चाहते थे कि वापस उनके पास आ जाऊं वरना वो मुझे मार देंगे, लेकिन मैंने अदालत के जरिए इन पर खुला का केस किया, लेकिन कोर्ट में साबित कर दिया कि मैं पागल हूँ। हमारे अपार्टमेंट्स के पड़ोसी इस बात के गवाह भी थे और सारी रिवॉर्ड्स भी इनके हक में थी। यूं वो मुझसे जीत गए, लेकिन खुला से पहले ही खबर मिली कि पुलिस ने उनको पकड़ लिया है और यूं इनसे भागने के चक्कर में वो पुलिस की गोली का निशाना बनकर जान बहक हो गए थे। मेरा बयान रिकॉर्ड हुआ जिसमें मैंने ये बात साबित किया कि मैं पागल नहीं हूँ। मेरे शौहर ने ये झूठ बोला था और सारा सच पुलिस के हवाले कर दिया था। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।